नमस्कार, मैं सुप्रभा। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव घोषित हो चुके थे। तो क्या हुआ इन चुनावों में? क्या भाजपा फिर से सत्ता में आ पाई? क्या विपक्ष वापसी के अपने मंसूबों को पूरा कर पाया? क्या फैसला दिया जनता ने जब उतरे सारे दिग्गज चुनावी मैदान में? आइए देखते हैं सत्ता का संघर्ष एपिसोड 17। पिछले वीडियो में आपने देखा कि 10/5/2019 को इलेक्शन कमीशन ने 17वीं लोकसभा के लिए चुनावों की घोषणा कर दी थी और चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक होने निर्धारित हुए थे। तो इन चुनावों में 3 मुख्य चुनाव पूर्व गठबंधन थे। ये गठबंधन थे भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए, कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए और कम्युनिस्ट झुकाव वाली पार्टियों का वाम मोर्चा। कांग्रेस ने उन राज्यों में गठबंधन नहीं किया था जहां उसका भाजपा से सीधा मुकाबला था, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। पर जम्मू और कश्मीर, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि में उसने क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन बनाया। वाम दलों, विशेष रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने अपने गढ़ों पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल में अपने दम पर चुनाव लड़ा और ना एनडीए से गठबंधन किया और ना यूपीए से। पर तमिलनाडु में वह डीएमके के नेतृत्व वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा था। उधर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 76 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए एक महागठबंधन की घोषणा की। उन्होंने 2 सीटें अमेठी और रायबरेली कांग्रेस के लिए छोड़ दी और 2 सीटें दूसरे राजनीतिक दलों के लिए छोड़ दी। तो 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक 7 चरणों में हुए इन आम चुनावों में वोटों की गिनती के बाद परिणाम 23 मई को घोषित किया गया। लगभग 91 करोड़ लोग मतदान करने के पात्र थे और मतदान प्रतिशत 67% से अधिक था। अब तक का सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी को 37% वोट मिले और उसने 303 सीटें जीती। वोट शेयर के हिसाब से 1989 के आम चुनाव के बाद से यह किसी भी राजनीतिक दल द्वारा पाया गया सबसे अधिक वोट शेयर था। इसके अलावा भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने 353 सीटें जीती। एनडीए का संयुक्त वोट शेयर 45% था। कांग्रेस ने 52 सीटें जीती। वह एक बार फिर विपक्ष के नेता का पद करने के लिए आवश्यक 10% सीटें पाने में असफल रही। इसके अलावा कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को मिली 91 सीटें जीती। लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनकी कैबिनेट की सिफारिश पर तत्कालीन राष्ट्रपति श्री कोविंद ने 24 मई 2019 को 16वीं लोकसभा भंग कर दी, पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी कैबिनेट को कार्यवाहक रूप से कार्य करने को कहा। 30 मई 2019 को श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और अपना दूसरा कार्यकाल प्रारंभ किया। 17वीं लोकसभा में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अपने राज्य जम्मू और कश्मीर में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया। बहुत लंबे समय से प्रशिक्षित इस कदम ने भारत राष्ट्र की संप्रभुता और एकता को निर्विवाद रूप से पुनः रेखांकित कर दिया। पिछली संसद में राज्यसभा में पास ना हो पाने वाला सीएए 2019 बिल अब दिसंबर 2019 में दोनों सदनों में पास होकर कानून बना दिया गया। एक लंबे समय तक इसका विरोध हुआ। सरकार ने लोगों को आश्वासन दिया कि भारत के किसी नागरिक को इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कानून किसी की भी नागरिकता लेने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि कुछ ऐसे लोगों को नागरिकता देने के लिए किया जा रहा है जो कुछ देशों में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए हैं। पर विरोध थमा नहीं, पर विरोध की आंच धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई और फिर साल 2020 में भारत को सारे विश्व के साथ कोविड महामारी का सामना करना पड़ा।
और देश लॉकडाउन के तहत चला गया और संभवतः लोगों ने इन कानूनों को बेहतर तरीके से और ज्यादा गहराई से समझा, तब विरोध कम होता चला गया। और फिर हाल ही में 11 मार्च 2024 को इस एक्ट के अंतर्गत रूल बनाकर सरकार ने इसको लागू करने के लिए सारे आवश्यक कदम पूरे कर लिए। इस बीच पूरे विश्व को अपनी चपेट में लेने वाली महामारी ने भारत को भी आगोश में ले लिया। भारत में कोविड-19 महामारी जनवरी 2020 में त्रिशूर में शुरू हुई और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मार्च में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया। घनी और विशाल आबादी के कारण एक बार लगा था कि भारत में इस महामारी के सबसे खतरनाक परिणाम होंगे, पर उच्च स्तरीय प्रबंधन और टीकाकरण कार्यक्रम द्वारा विश्व में सबसे सफलतम कोविड प्रबंधन का उदाहरण भारत ने दिया। इस बीच किसान आंदोलन हुआ, जिसमें एमएसपी को लेकर सरकार का विरोध हुआ। दरअसल सितंबर 2020 में 3 फॉर्म बिल पास हुए। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। कानूनों ने सरकार द्वारा संचालित थोक बाजारों की प्रणाली को नियंत्रण मुक्त कर दिया होता, जिससे किसानों को सीधे खाद्य प्रोसेसरों को बेचने की अनुमति मिल जाती। लेकिन किसानों को डर था कि इससे सरकार द्वारा गारंटीकृत मूल्य स्तर समाप्त हो जाएगा, जिससे उन्हें अपनी फसलों के लिए मिलने वाली कीमतें कम हो जाएंगी। जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी और कृषि कानूनों से संबंधित किसानों की शिकायतों को देखने के लिए एक समिति नियुक्त की। नवंबर 2021 में गुरु पर्व के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि उनकी सरकार दिसंबर में आगामी संसदीय सत्र में कानूनों को रद्द कर देगी। दिसंबर 2021 में कानूनों को औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया गया। इस राजनीतिक और अन्य चुनौतियों से अलग इस दौरान भारत में कुछ अद्वितीय उपलब्धियां भी हुई। 25 जुलाई 2022 को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जो भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी। 15 अगस्त 2022 को भारत ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। 23 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 के साथ इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रॉकेट उतारा और वैज्ञानिक प्रयोग किया। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। इसके बाद इस साल की शुरुआत में भारत के राजनीतिक इतिहास में बड़े लंबे समय से चले आ रहे एक और संघर्ष पर शांतिपूर्ण, सौहार्द और उत्साह के माहौल में विराम चिन्ह लग गया। यह मामला था अयोध्या में राम मंदिर का। एक बहुत लंबे समय से हिंदू और मुस्लिम समाज में इसको लेकर संघर्ष रहा था। हिंदुओं ने अपने पूज्य राम के जन्म स्थल अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर एक बहुत लंबा संघर्ष किया था। यह संघर्ष कई बार दोनों समाजों के बीच हिंसक कार्यवाहियों में भी बदला, परंतु फिर भी इस बात की तारीफ की जानी चाहिए कि भारत के हिंदू समाज ने विशाल बहुमत होते हुए भी कानूनी प्रक्रिया का साथ नहीं छोड़ा और संवैधानिक रास्ते का अनुकरण किया। यह प्रक्रिया कई स्तरों से गुजरती हुई कई सालों तक चली और इसके अंतर्गत न सिर्फ कानून विशेषज्ञों बल्कि इतिहासकारों, दर्शन शास्त्रियों, धर्म गुरुओं, पुरातत्व वक्ताओं आदि सभी से विमर्श करके अंततः भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विवादित जमीन पर हिंदुओं को मंदिर बनाने के लिए देने का फैसला सुनाया गया। मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए पास ही में जमीन दी गई। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था।
और 22 जनवरी 2024 को श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अत्यंत भव्य आयोजन के अनुष्ठानों के मुख्य यजमान के रूप में कार्य करते हुए मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। अब इस 17वीं लोकसभा के 5 वर्ष पूरे होने को हैं। चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में चुनाव की घोषणा कर दी है। नतीजे 4 जून को आएंगे और इन नतीजों के बाद 18वीं लोकसभा का गठन होगा। पर इससे पहले कि हम पटक्षेप करें, आइए जानें इस 17वीं लोकसभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 17वीं लोकसभा में महिला राजनेताओं की अब तक की सबसे अधिक संख्या 78 यानी लगभग 14% है। 7वीं लोकसभा की औसत आयु 54 वर्ष बताई गई है और 12% सांसद 40 वर्ष से कम आयु के हैं। क्योंछर निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी की चंद्राणी मुर्मू 25 वर्ष 11 महीने और 9 दिन की आयु में सबसे कम उम्र की सदस्य बनी। शफीकुर संभल निर्वाचन क्षेत्र से सपा के रहमान बर्क 89 वर्ष की आयु में सबसे उम्र दराज सदस्य बने। इस वर्ष फरवरी में श्री बराक की 94 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। शिक्षा के लिहाज से 43% सांसद ग्रेजुएट है, 25% पोस्ट ग्रेजुएट है और 4% के पास डॉक्टरेट की डिग्री है। कुल संख्या में से 300 सदस्य पहली बार सदस्य के रूप में चुने गए और 197 सदस्य लगातार दूसरी बार चुने गए। सुल्तानपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा सदस्य मेनका गांधी और बरेली निर्वाचन क्षेत्र में संतोष गंगवार 8वीं बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। तो दोस्तों, 18वीं लोकसभा के चुनाव होने को हैं। राजनीतिक सरगर्मियां तेजी पर है। भारत की जनता जनतंत्र के इस उत्सव पर भाग लेने को तैयार है। आपने देखा कैसे हर चुनाव भारत के इतिहास को बनाता है और कैसे जनता हर चुनाव को बनाती है। इस बार आप भी वोटर हैं। आप भी चुनाव बना सकते हैं। जैसा चुनाव आप करेंगे वैसा देश बनेगा। कई वर्षों बाद इन चुनावों की कहानी भी लिखी जाएगी और कही जाएगी। वो कहानी आपकी होगी, वो कहानी मेरी होगी। इसलिए वोट दीजिएगा जरूर, ताकि आप और हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को कह सकें कि देखो वो चुनाव हमारा था, देखो वो फैसला हमारा था, देखो हमने सिर्फ इतिहास पढ़ा नहीं बल्कि इतिहास बनाया है। देखो तुमको भी इतिहास सिर्फ पढ़ना नहीं है, तुमको भी इतिहास बनाना है। जय हिंद।